डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध के बारे में पढ़ा था कि कैसे केंद्रीय शासन, कैसे प्रांतीय शासन, सरकारों का शासन, परगनों का शासन और गांव का शासन चलता था। उसी के अंतर्गत अब हम आगे कुछ चीज़ें रिपीट भी होंगी और उसी के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे राजस्व प्रशासन। आपको पता ही है कि उस समय जो आय का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो भूमि कर ही था, और जो उससे पहले की व्यवस्थाएं थी उसमें काफ़ी दोष थे। किसानों का सरकार से सीधा संपर्क नहीं होता था, किसानों का शोषण बहुत होता था। इससे दोनों पक्षों को ही नुकसान था, सरकार को भी नुकसान था और किसानों को भी नुकसान था। तो वो नुकसान ना हो, दोनों को लाभ हो, उसके लिए शेरशाह सूरी ने कई सुधार किए जिससे कृषकों की स्थिति सुधरी। तो वो सुधार कौन कौन से थे? भूमि की पैमाइश। अब तक के जितने भी सुल्तान शासक रहे उनमें ये पहले शासक थे, सुल्तान थे, जिन्होंने समस्त कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई। अहमद खां नाम के व्यक्ति को इन्होंने नियुक्त किया और इन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों की सहायता से पूरी भूमि की पैमाइश की। उस समय जो सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया 32 अंगुल का ये होता था, रस्सी का बना हुआ था और जरीब इसको कहा जाता था, जरीब। भूमि पैमाइश की जो इकाई थी वो थी बीघा, और बीघे में जो जमीन होती थी वो थी 3600 वर्ग गज। ये भूमि की पैमाइश के बारे में पहला सुधार। दूसरा सुधार था भू राजस्व का निर्धारण में वो कुछ लोग कहते हैं कि उपज के आधार पर था, कुछ लोग कहते हैं कि भूमि का जो प्रकार था, दर्जा था, उसके आधार पर था। प्रथम दर्जे की भूमि है, द्वितीय दर्जे की है, तृतीय दर्जे की है। कुछ उपज के आधार पर कि उपज का जो औसत है उसके आधार पर। और इसमें जो सरकार का भाग होता था, कुछ इतिहासकार कहते हैं 1/4 था, लेकिन अधिकतर इतिहासकार कहते हैं कि 1/3 जो है वो लिया जाता था। लेकिन लोगों को बड़ी छूट थी कि वो नगद के रूप में कराएं या फिर अनाज के रूप में वो जमा करवा सकते थे। 2 बार ये लिया जाता था साल में, और रबी की फसल और खरीफ की फसल के समय। दूसरा जो कुछ और कर भी थे वो थे जरीबाना। जारीबाना भी कई जगह लिखा मिलेगा आपको, और मुहसिलाना। जरीबाना जो होता था वो भूमि की पैमाइश के लिए, पैमाइश की फीस, जैसे आजकल पटवारी की, तहसीलदार की या तहसील की जो फीस होती है, ये पैमाइश की है। और जो ये मुहसिलाना है, ये जो भूमि कर एकत्रित करते थे तो उसमें जो अधिकारी कर्मचारी या जो खर्चा सरकार का होता था उसके लिए कर लगता था। ये जो था ये 2.5% था, और ये था जो 5% था। ये 2 अंक में भी कई बार आ जाते हैं, इसको भी आप ध्यान दें। इसके अलावा भी किसानों को एक कर देना पड़ता था। जो भूमि कर का 2.5% होता था वो अनाज के रूप में ही लिया जाता था, सबसे लिया जाता था। ये गोदामों में रखा जाता था। जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या कोई संकट आ जाए तो उसको सस्ते दरों में, अकाल के समय में सस्ती दरों पर सरकार के द्वारा बांटा जाता था। ये तो बात हो गई हमारे तीसरे सुधार की। चौथा जो सुधार था वो था विभिन्न प्रणालियों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि उस समय जो अलग अलग क्षेत्रों में जो पद्धतियाँ लगाई तो उनके नाम क्या थे, उनका प्रकार क्या था। जो बटाई प्रथा थी उसका दूसरा नाम गल्ला बख्शी भी है। बटाई प्रथा का अर्थ क्या है? जैसे कि आप नाम शब्दों से ही स्पष्ट होगा कि पकी हुई फसल को काटने के बाद जब उससे अनाज निकाल लिया जाता तो उसको बराबर की 3 डेयरियों में बांट लिया जाता। एक जो डेयरी थी वो सरकार की होती थी और जो 2 डेयरी होती थी वो किसान की होती थी। ये प्रणाली के कुछ दोष भी थे, लाभ भी थे। तो मुख्य रूप से दोष ही थे। वो क्या थे? समय की बर्बादी बहुत होती थी इसमें, क्यों पहले अनाज निकलेगा, फिर उसको पहले बांटेंगे फिर उसको। और भू राजस्व निर्धारण जब करते थे या एकत्र करते थे, भूमि प्रणाली ये कर प्रणाली खर्चीली हो गई थी, और किसान अपनी फसलों का ईमानदारी से देते नहीं थे, उपज को छुपा लेते थे।
और उस सारे से जो है सरकार को हानि होती थी। ये इसके दोस्त थे। कनकूत में सरकार खड़ी फसल को देखकर एक अनुमान लगाती थी कि इस पर इतना कर जो है लगाया, इतना हिस्सा जो है ना सरकार का होना चाहिए। इसमें भी तीसरा हिस्सा ही था। मान लो किसी खेत में अनुमान लगा लिया कि 30 जो है मन जो है 30 क्विंटल जो है फसल हो जाएगी, तो उसका जो तीसरा हिस्सा है तो वो सरकार ले लेगी। 1/3 में 10 क्विंटल या मन जो भी होंगे वो सरकार के हिस्से में जाता था। लेकिन इसमें खड़ी फसल को देखा जाता था, न कि निकले हुए अनाज को। इसमें ये फर्क था। इसमें दिक्कत ये थी कि आज खड़ी फसल तो देख ली, लेकिन कल को कोई बाढ़ आ जाए, काल आ जाए, कोई फसल खराब हो जाए किसी बीमारी के कारण से, तो कर तो हर हाल में देना पड़ेगा। अब हर हाल में कर कैसे दे किसान, इसमें किसान को बड़ी दिक्कत होती थी। दूसरा, सरकार के साथ भी इसमें भ्रष्टाचार होता था। किसान जो है रिश्वत देकर पटवारी को, मुकद्दम को कम जो है अनुमान लगवा लेते थे और उससे फिर सरकार को नुकसान होता था। तीसरी जो प्रणाली है वो है जब्ती प्रणाली, जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में लगी हुई थी। इसमें क्या था, 3 या 4 साल के लिए समझौता हो जाता था। एक अनुमानित जो है पैदावार चाहे कम हो या ज्यादा हो, एक अनुमानित जो है कर लगा दिया जाता था। इससे सरकार को जो है एक निश्चित जो है आय निर्धारित हो गई कि भी इतनी आय तो हमें मिले ही मिलेगी, चाहे फसल कम हो या ज्यादा हो। दोष क्या थे इस प्रणाली में? खर्च तो काफी होता ही था, लेकिन जब किसानों के लिए बड़ा दोष था कि प्राकृतिक आपदा आ गई तो कर तो देना पड़ेगा। ये एक दोष था। पट्टा एवं कबूलियत तो देगा किसान लिख के, और पट्टा देगी सरकार। सरकार लिख के देगी कि भाई जो है ना ये भूमि है, ये क्षेत्र है, ये किसान है, और इसको जो है ना पट्टा दे रहे हैं कि भाई इतना इतना जो है ना कर इससे लिया जाएगा, ये भूमि की किस्म है। उसमें सरकारी अधिकारी जो है हस्ताक्षर कर देता था, मोहर लगा देता था। और कबूलियत पर जो है किसान का अंगूठा या हस्ताक्षर करवाकर वो सरकारी अधिकारी उससे दस्तावेज ले लेता था। उसका मतलब ये होता था कबूलियत का कि उसने सारी शर्तें जो है किसान ने स्वीकार कर ली हैं, क्या दर रहेगी कर की। तो इससे एक प्रकार से मतलब थोड़ा विधिवत काम हो जाता था। पट्टा और कबूलियत का लाभ ये था। उसके बाद आता है कि भू राजस्व की वसूली। भू राजस्व की वसूली मैंने अभी बताया 2 बार होती थी, मई और जून में, और सितंबर अक्टूबर में। कानून को पटवारी, मुकद्दमीन अधिकारियों के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। ये सब ये एकत्र करते थे। आपने मुंसिफ जो है प्रगनों में, और उसके बाद जो सरकारों में मुंसिफ है, मुंसिफान जो है उन्हें पढ़ा था कि ये सारा देखरेख करेंगे। लगान का जो काम है इन्हीं अधिकारियों के जो है नियंत्रण में होगा। छोटे स्तर पर पटवारी, मुकद्दम। उसके बाद जो शेरशाह ने इस बारे में क्या कहा, जो किताबों में लिखा मिला कि कर जब लगाएं तब तो नरमी बरतें, मतलब किसान को थोड़ी बहुत रियायत जो देनी है वो दे दो, लेकिन जब एकत्र करना है कर, जब कोई भी उसके यहाँ नरमाई न की जाए, कठोरता बरती जाए, मतलब कर को छोड़ा ना जाए, कठोर इसके बिना काम चलेगा नहीं। किसानों की भलाई के लिए क्या करेगी, ये भी मुख्य बिंदु है। रेतवारी प्रथा लागू की कि सरकार से सीधा संबंध जो है स्थापित हो। ठेकेदार जमींदार समाप्त। ठेकेदार क्योंकि वो जो है शोषण करते थे, बिचौलिए समाप्त हो गए तो शोषण कम हो गया। सीधा जो है ना स्वयं भूमि कर जमा करवा सकते थे वो। अत्याचार ना करें, किसी सबको उसने आदेश दिया, अपने कर्मचारी जो थे उसके कर्मचारियों को आदेश दिया भी किसी प्रकार का जो है अत्याचार किसानों के साथ नहीं होना चाहिए। और साथ में उसने कहा कि भी कर तो देखो देना पड़ेगा, उसके लिए किसी प्रकार की भी जो है ना माफ़ी नहीं है। लेकिन जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी या कोई संकट आ जाता था तो माफ भी हो जाता था। युद्ध के समय में अगर कोई फसल नष्ट हुई है तो उसका मुआवजा भी मिलता था। ये भलाई के कार्य ही थे, नहीं तो पहले कोई भी किसी समय जो फसल खराब हो कोई उसका जो है नहीं देता था। और सबसे बड़ा जो सुधार हुआ वो था तकावी ऋण। तकावी ऋण, बीज खरीदना है, बैल खरीदना है, आपको उसके लिए ऋण मिलता था। A.L. श्रीवास्तव तो कहते हैं भी शेरशाह जो है किसानों का पूरा, A.L. श्रीवास्तव की स्टेटमेंट है ये कि जो शेरशाह थे
वो किसानों की भलाई का पूरा ध्यान रखते थे। फिरोज शाह तुगलक को छोड़ दें तो कोई अन्य जो सल्तनत कालीन ऐसा शासक नहीं है जिसने इतना ध्यान दिया हो जितना इस पठान राजा ने। दोष क्या क्या थे, अब दोष के बारे में चर्चा करेंगे। जरीबाना महिसालाना 2.5% और कर देना पड़ेगा, तो काफ़ी कर हो गया, 1/3 आपको देना ही है पहले। तो उस सारे से किसान के पास जो बचता था वो काफ़ी कम था। अब उससे परिवार का कई बार तो जो खासकर प्राकृतिक आपदा जब आ जाती थी, फसल खराब हो जाती थी, तो परिवार का पालन पोषण करना ही मुश्किल हो जाता था। तो इनका मानना है कि कुछ कर कम होने चाहिए न कि ज़्यादा। तो ये एक दोष था। भूमि कर एकत्र करने वाले कड़ा व्यवहार करते थे। पैमाइश जब होती थी तब भी परेशानी होती थी किसानों को, फसल उगानी होती थी, उनको लगानी होती थी। सरकार का भी धन और समय दोनों ज़्यादा व्यर्थ होते थे। रिश्वतखोरी को नहीं रोक पाए, हालांकि कम जरूर हुई कि अधिकारी फिर भी रिश्वतखोरी करके गड़बड़ करते रहते थे, और जागीरदारी प्रथा भी पूरी तरह से इससे समाप्त नहीं हो पाई। हम बात करेंगे सैनिक प्रबंधों की। सैनिक प्रबंधों में अगर हम बात करेंगे तो सेना अच्छी थी, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ शाह ने जीती थी। तो सेना के मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करें तो 1.5 लाख विशाल स्थायी सेना में 1.5 लाख घुड़सवार थे, 25,000 पैदल जो है बंदूकची तीरंदाज थे, 5,000 हाथी थे, 5,000 हाथी, शक्तिशाली तोपखाना था, मतलब कोई कमी नहीं। सब प्रकार के जो है छावनियाँ, 15 छावनियाँ भी बताते हैं। शेरशाह के जागीरदारों की और जमींदारों की सेना भी होती थी, वो भी बताते हैं कि 1.5 लाख के करीब थी। खूब बड़ी सेना इनके पास थी। इस सेना के बल पर ही इन्होंने साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार किया। दूसरा जो है ना, सैनिकों से सीधा संपर्क। हमने पहले भी पढ़ा है कि दीवाने आरिज में पढ़ा था, दीवाने आरिज जो बिंदु था उसमें ये सारे बिंदु आएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो दीवाने आरिज में हमने पढ़ा था कि शेरशाह कई बार स्वयं जो है वेतन निर्धारित करता, भर्ती के समय उपस्थित रहता, अधिकारियों से बात करता, सैनिकों से बात करता। कोई मतलब दूरी इतनी नहीं थी कि सैनिक बात ना कर सके, मिल ना सके। इस सारे से जो है सेना की जो भर्ती थी वो प्रक्रिया अच्छी से चलती। दाग एवं चेहरा पर था, चाहे युद्ध हो चाहे शांति हो, हर समय जो है मतलब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता था कि घोड़ों को जो है दागा जाए, सैनिकों का हुलिया लिखा जाए, ताकि युद्ध के समय विशेष रूप से जो है उनकी पहचान की जा सके और कोई अधिकारी कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार ना करे। सही समय पर सही संख्या में सैनिक मौके पर उपस्थित हों। इसके लिए दाग और चेहरा प्रथाएं काफ़ी कामयाब रही। कठोर अनुशासन के मामले में हमने पढ़ा था कि कोई अनुशासन भंग जो है कर देता था तो उसके लिए मतलब विशेष कठोर दंड शेरशाह ने तय कर रखे थे, नियम बना रखे थे। कानूनों के अनुसार तो ऐसा भी माना जाता है कि इस अनुशासन के परिणाम स्वरूप ही एक अभियान में भाग लेकर ही नए भर्ती किए सैनिक भी कुशल योद्धा बन जाते थे। ऐसा अनुशासन शेरशाह का था कि जल्दी से जो है प्रशिक्षित कर देता था सैनिकों को। दुर्गों का निर्माण कराया, रोहतास में, चुनार में, ग्वालियर में। रोहतास का दुर्ग प्रमुख दुर्गों में से था, और इन शक्तिशाली दुर्गों पर एक फौजदार के नेतृत्व में फौज जो है नियुक्त की जाती थी, टुकड़ी जो है नियुक्त की जाती थी जो सुरक्षा का काम करती थी। हिंदुओं की नियुक्ति की ब्रह्मजीत राजाराम नाम के व्यक्ति जो है बड़े बड़े पदों पर उस समय पर आसीन थे। कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं था, जाति का, धर्म का, योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ होती थी, चाहे सैनिक हो चाहे अधिकारी हो। ऐसा शेरशाह का प्रशासन था। न्याय व्यवस्था के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और पुलिस गुप्तचर। चलो थोड़ा सा और कर ही लेते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में। आपको भी मैंने बोला है कि आप नोट्स जो है बना लें, ऑडियो वीडियो भी बनानी है आपने, आप भूल गए होंगे, मैंने आपको पहले भी लिखा है कि इसमें किसी प्रकार की हिचक आपको नहीं रहनी चाहिए। आगे जो असाइनमेंट आपका होने वाला है वो इसी पर आधारित होगा। जो लेसन अब हम कर रहे हैं उनकी आपको ऑडियो वीडियो ही बनानी है, उसके आधार पर ही आपके मार्क्स जो है लगेंगे।
और हो सकता है रिजल्ट में भी ये आपके काम आएंगे ही, लेकिन पूर्ण रिजल्ट भी हो सकता है इसके आधार पर ही बने। तो इसलिए आप इसमें किसी प्रकार से भी हल्के में ना लें इसको, आप काम कर लें। सुल्तान न्याय का स्रोत, केंद्रीय प्रशासन में जो सुल्तान के बारे में जिक्र किया था, तो बुधवार को अदालत लगाता था, प्रारंभिक मामले भी सुनता था और अपीलीय मामले तो सुनता ही था। सबसे बड़ी अदालत इसी की होती थी, कोई भेदभाव नहीं था और सख्त था। हमने पढ़ा था पहले भी कि इसके भतीजे ने जब एक सुनारिन पर पान थूक दिया नहाती हुई पर, तो उसको कठोर दंड दिया गया था। कोई जो है परिवार का मतलब ऐसा नहीं रखा गया भी ये परिवार का सदस्य, इसको कम दंड दिया जाए। इसी तरह कुछ राजपूताना के सूबेदार थे ख्वास का, उनको भी ऐसे ही दंड मिला था। निष्पक्ष था बिल्कुल, गरीब में अमीर में, हिंदू में मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं। ऐसी इसकी न्यायपद्धति थी। ऐसे ही इसके जो अधिकारी थे, अन्य अधिकारी, छोटी जो अदालतें थी उनको दारुल अदालतें कहा जाता था। हमने पढ़ा था कि जो सिकदार और सिकदारान वो तो मुकदमे सुनते थे फौजदारी, और जो आपके मुंसिफ और मुंसिफान थे वो मुकदमे सुनते थे दीवानी। तो इस प्रकार से उनकी अदालतें भी थी। गांव में ग्राम पंचायतें जो थी पंचायत फैसले करती थी, और कोई भी अपीलीय मामला होता था वो तो सुनती ही थी। दीवाने कजा भी आपने पढ़ा था। तो रिपीट मैंने आपको जैसा कि कहा, दंड में भी रिपीट होगा। कठोर दंड थे, अंग भंग कर दिया जाता था, फांसी दे दी जाती थी डकैती करने पर, बड़ा अपराध होगा। मुखिया वाली बात भी पड़ी थी, अगर लोकल में कोई अपराध हो रहा है तो शेरशाह का मानना था कि भाई किसी ने अगर अपराध किया और उसकी भनक अगर मुखिया को नहीं है, मुखिया की जानकारी के बिना तो ऐसा काम हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर अपराध हुआ है तो मुखिया ना ढूंढ के लाए, अगर ना पता चले, उसको सजा ना हो, तो फिर वो दंड मुखिया को लगा दिया जाता था। अब्बास का शेरवानी तो लिखते हैं कि भी इस दंड के परिणाम स्वरूप ही, इतना कठोरता के कारण से ही शेरशाह के समय में एक जो दुर्बल जो गुड़िया है वो अपने सिर पर आभूषणों की टोकरी बिना डर के ले जाकर जो है यात्रा कर सकती थी। कोई चोर का डाकू उसके निकट नहीं आता था, कोई भय उसको नहीं था। ये अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है, स्टेटमेंट आप याद करें, अच्छा रहेगा। जुर्माना भी लगाया जाता था, कारागार में भी डालते थे। पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा है पहले। जो प्रांतों में सूबेदार थे, सरकारों में सिकदारान थे, परगनों में सिकदार, अभी हमने पढ़ा। जो फौजदारी मामले देखते थे वही लोग पुलिस का काम भी देखते थे। कोतवाली जो होती थी गांव में, हमने पढ़ाई है कि मुखिया को देखना है। जो चोर डाकू अशांति फैलाने वाले जो है सामाजिक तत्व हैं, उनका निपटारा इनको करना था, चाहे वो कैसे भी करें। अगर ना करेंगे तो फिर शेरशाह का नियम तो था ही, क्योंकि उसका मानना था स्थानीय कर्मचारी की जानकारी के बिना ना हत्या हो सकती, ना चोरी, ना डकैती। तो इसलिए व्यवस्था विशेष रूप से सचेत थी, जागरूक थी और काम होते थे। गुप्तचर व्यवस्था, बरीद ममालिक आपने डिपार्टमेंट पढ़ा था, ये पुरुष महिला दोनों होते थे। ये सरदारों की गतिविधियों, पड़ोसी राज्य, शत्रु राज्यों की जो सूचनाएं हैं ये देते थे। इसके आधार पर ही जो है शेरशाह एक्शन लेता और साम्राज्य को चलाता। ये विशेष जो है सहयोगी संस्था थी गुप्तचर। फिर मुद्रा एवं व्यापार संबंधी, मुद्रा के बारे में भी हमने पढ़ा था कि पहले काफ़ी दोष थे, मिलावटी सिक्के थे, लेकिन अब मिलावटी ना होकर एक धातु, सोना के, चांदी के जो है मतलब अलग अलग सिक्के जो है तांबे के बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने 1/4, 1/8, 16वें हिस्से के सिक्के बनवाए, तांबे के भी, चांदी के भी। चांदी का जो सिक्का होता था वो 180 ग्रेन का होता था इनके समय, उसको रुपया बोला जाता था, रुपया कहा जाता था। डॉक्टर आशीर्वादी जो लाल श्रीवास्तव थे, उनके अनुसार तो शेरशाह की जो अंकित छाप का ध्यान रखें तो हम कह सकते हैं कि उनका सिक्का मुगल काल में भी चलता रहा और 1835 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इतना अच्छा उनकी मुद्रा प्रणाली थी कि अंग्रेजों ने भी उसको अपनाए रखा था। 23 टकसालें थी, टकसालें जहाँ सिक्के बनते थे, और उन सिक्कों पर उनका अपना नाम, उपाधि, टकसाल का जो स्थान था वो अरबी भाषा में लिखा होता था। खोट, मुद्रा में विश्वास बढ़ गया लोगों का, क्योंकि खोट बंद होगी, सिक्कों में मिलावट बंद होगी। व्यापारिक सुधार, हमने पढ़ा है कि कई प्रकार के व्यापारिक जो कर प्रचलित थे। 2 नंबर में जो चुंगी ली जाती थी,
उन सबको बंद कर दिया। अब केवल 2 कर रह गए, 2 बार कर लगेगा, एक बार जब वस्तु अंदर आएगी और दूसरी बार जब वस्तु बिकेगी, बिकने पर, तो उस समय ही कर लगता था, और जो केवल 2.5% होता था। चुंगी जो है 2.5% उस समय ली जाती थी, और इसके स्थान पर जो है व्यापारियों को काफ़ी जो है सुविधाएं, एक तो सुरक्षा, सबसे बड़ा बिंदु था, सुरक्षा जो है व्यापारियों को मिलती थी, चाहे वो सराय हो चाहे वो कहीं भी रुके हैं। सरायों पर तो जो है ना उनको स्थान भी मिलता था और खाना पीना सब चीज़ें मिलती थी। प्रजा हितकारी आपने पहले ही पढ़े होंगे। सड़कें, जो जीटी रोड आप जिसका नाम सुनते हो, ग्रांड ट्रंक रोड से जो बड़ा मार्ग था, सोनार गांव से झेलम, बंगाल में सोनार गांव और झेलम आपको पता ही है, वहाँ पर रोहतास नगर तक की जाती थी। 1500 कोस लंबी सड़क थी, ये इतनी बड़ी सड़क थी। शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है, सड़क आजम के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये नाम भी आप ध्यान रखें। दूसरी सड़क जो बनी वो आगरा से जोधपुर, तीसरी आगरा से बुरहानपुर और चौथी लाहौर से मुल्तान। तो ये जो सड़क बनी, इन सड़कों का मुख्य काम क्या था? नगरों को जोड़ना, संपर्क स्थापित करना। उससे क्या लाभ होगा? व्यापार को लाभ होगा, क्योंकि जब नगर, बीच के भी जो नगर रास्ते में आएंगे वो जब जुड़ जाएंगे योजनाबद्ध तरीके से, तो व्यापार को, समृद्धि को, सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और निश्चित दूरी पर वृक्ष भी लगवाए, कुएं भी बनवाए, सराएं भी हम पढ़ेंगे, सराएं भी बनवाई थी। तो उन सरायों का क्या लाभ था, अब हम बात करेंगे। सराय सराएं जो थी वो 1700 थी, 1700 सराएं। उनमें व्यापारी, कर्मचारी, यात्री रुक सकता था, आराम कर सकता था। घोड़ों के लिए भी चारे की व्यवस्था थी। हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था थी, ऐसा नहीं था कोई परेशानी उनको हो। सुरक्षा तो थी ही, कई जो है इनके लाभ थे। कर्मचारियों को ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती थी। व्यापारी लोग ठहरते तो आसपास के ग्रामीण लोग भी जो है वस्तुएं लेके जाते, व्यापार बढ़ता। तीसरा जो है, एक डाक पहुंचाने का काम भी इससे लिया जाता था। यात्रा तो सुरक्षित हो गई, शाही जो डाक थी वो भी, उसमें भी ये एक साधन का काम करती थी। एक बड़े विद्वान ने, कानूनगो ने लिखा है कि ये जो सराय थी, ये साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ थी। धमनियाँ समझते हो आप, रक्त जैसे हमारा चलता है वो धमनियाँ थी। लंगर, गरीब, फकीर, अपाहिज, दुखी जो लोग थे उनको मुफ्त भोजन था, मुफ्त भोजन था। और 500 अशरफी, जिनको उस समय की अगर रुपए की बात करें तो 18,25,000 रुपये रोज खर्च करते थे। 500 अशरफियाँ खर्च होती थी इस लंगर पर। शिक्षा में भी मदरसे स्थापित किए गई, कोई खुद भी विद्वान थे, अरबी फारसी भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षकों को अनुदान दिया, विद्यार्थियों को आप वजीफे दिए कि ताकि जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। भवनों का निर्माण, भवनों के निर्माण में आपको पता ही, इन्होंने सहसराम का जो मकबरा है वो बनाया था, उसके बारे में काफ़ी पढ़ने को मिलता है। वो रोहतास में बनाया गया था इनके द्वारा। कला की दृष्टि से वो बहुत सुंदर है। कनिंगम ने तो लिखा है कि ताजमहल से वो किसी भी जो है दृष्टि से, कनिंगम किसी भी दृष्टि से कम नहीं है ताजमहल से, उसकी तुलना की। पुराना दिल्ली में पुराना किला भी बनवाया, कन्नौज और पाटलिपुत्र में भी अनेक भवन बनाए, रोहतास में एक दुर्ग भी बनवाया। ये कई इमारतों का इन्होंने निर्माण करवाया था। 5 वर्ष का जो इनका कार्यकाल था। साम्राज्य विस्तार के बारे में जो हमने पीछे पढ़ी थी तो वो तो पढ़ी थी। अब जो ये प्रजा के काम थे, लोगों के हित के काम थे, प्रशासन का जो वो था, एक सुधार था, वो अगर हम उनके बारे में, तो 5 वर्ष में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। जिनका सारा शासन प्रबंध था वो प्रजा हित में, जन सुरक्षा पर आधारित था। R.P. त्रिपाठी जो नाम के विद्वान है वो तो लिखते भी हैं कि शेरशाह निसंदेह दूसरे अफगान साम्राज्य का निर्माता था। पहले लोधी थे ना, तो अपने जीवन काल में तो अफगानों को एक राष्ट्र के में संगठित करके उन्हें अपनी खोई सुल्तनत दिलवा सका, ऐसा उसने काम किया। द्वितीय अफगान साम्राज्य को स्थापित करने में उसका बड़ा योगदान था। अब जो अगला जो प्रश्न है वो मैं दिखा देता हूँ, जो हम आपको करना है, आप उसके ऊपर मुझे वीडियो बनाकर भेजेंगे। शेरशाह सूरी का चरित्र, ये सारे बिंदु हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये इसी का अलग रिपीटिशन है कि वो अकबर का अग्रगामी कैसे था।
8 9 बिंदु हैं ये लगभग, इसमें 7 बिंदु हैं, 4 और 3 7, और इसमें बिंदु हैं आपके 8, 5 और 3 8। तो इन 8 बिंदुओं पर आप मुझे कोई अच्छी ऑडियो वीडियो जो है समझाते हुए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, या आप अपना कोई तरीका लगाकर, जो मैंने आपको लिंक्ड वीडियो भेजी हैं वैसी कोई वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर अपने तरीके से भेजें, तो आप का असाइनमेंट तैयार हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये काम आपको करना है।